हेलो दोस्तों, सभी को गुड आफ्टरनून। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनलाल सैनी ITI माई पर। दोस्तों, मैं आज आपके सामने कंपटीशन की दृष्टि से और ITI की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर हाजिर हो गया हूँ। दोस्तों, आप सभी दोस्तों ने, मित्रों ने हमारे चैनल को बहुत अधिक प्यार सपोर्ट दिया है। हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। दोस्तों, इस थोड़े बहुत सब्सक्राइबर घटे हैं, उनको पूरा करने के बाद हम जल्दी ही ऑनलाइन क्लास लेकर हाजिर होने वाले हैं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर इसी प्रकार प्यार सपोर्ट बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में। तो चलिए, आज हम पढ़ेंगे चाल और वेग के बारे में, जो ITI की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे वो कंपटीशन कोई सी भी एग्ज़ाम हो, NTPC हो, ग्रुप D हो, या केंद्र लेवल की हो, या फिर स्टेट लेवल की हो, जिसमें साइंस पूछी जाती है, उन सभी के एग्ज़ामों की दृष्टि से यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चाल को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों स्पीड, और वेग को बोलते हैं वेलोसिटी। चाल और वेग, इंग्लिश बोले तो स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या होती है चाल और क्या होता है वेग, हम इस पाठ में, इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो ढंग से और विस्तार से देखिए। वीडियो एक बार समझ में नहीं आई तो वीडियो को बार बार ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर, फूलों पर मंडराने वाली तितलियों की गति किस प्रकार की गति है। क्वेश्चन देखो, फूलों पर मंडराने वाली तितलियों की गति किस प्रकार की गति है। स्थानांतरणीय गति, अनियमित गति, दोलनीय गति या घूर्णन गति। तो बताइए दोस्तों, कौन सा आंसर रहेगा कि फूलों पर मंडराती हुई तितलियों की गति किस प्रकार की गति है। आप अपना जवाब हमें कमेंट में बता सकते हैं, कौन सा आंसर रहेगा। तो दोस्तों, हमें बताइए इसका कौन सा आंसर रहेगा। स्थानांतरणीय गति, या फिर अनियमित, या फिर दोलनीय, या फिर घूर्णन गति। अगर दोस्तों आप थोड़े बहुत समझते हो तो फूलों पर मंडराने वाली गति तितलियां इधर से उधर, इस फूल से उस फूल पर जाती है, अर्थात अनियमित गति करती है। वो किस प्रकार की गति करेगी, अनियमित गति। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा इसमें, ऑप्शन नंबर रहेगा B, अनियमित गति करती है फूलों पर मंडराने वाली तितलियां। कौन सी गति करती है, अनियमित गति करती है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। सरल लोलक की गति उदाहरण है। सरल लोलक की गति उदाहरण है। सरल लोलक की गति उदाहरण है। इसी में एक और पूछा जाता है, झूलता या झूला या घूमता हुआ झूला किस प्रकार की गति है। घूमता हुआ झूला किस प्रकार की गति है, या सरल लोलक की गति किस प्रकार की गति है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है। घूमता हुआ झूला, तो बताइए किस प्रकार की गति है। ये सब वर्तीय गति, कंपनीय गति, रेखीय गति या एक समान गति। बताइए दोस्तों, किस प्रकार की गति होगी। एक सरल लोलक की गति उदाहरण किस प्रकार की गति होगी, आप बताइए। क्या वो वर्तीय गति होगी, या कंपनीय गति, या रेखीय गति, या एक समान गति। बताइए। यहाँ पर आंसर रहेगा दोस्तों कंपनीय गति। कंपनीय गति को दोस्तों क्या बोलते हैं, और दोलनीय गति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दोलनीय गति। कंपनीय गति को क्या बोलते हैं, और दोलनीय गति। दोलनीय गति का मतलब यह है कि किसी एक निश्चित बिंदु पर, एक नियत बिंदु पर वस्तु इधर से उधर या ऊपर नीचे घूमती है, तो उसे कंपनीय गति या दोलनीय गति कहते हैं। एक सरल लोलक की गति भी, यानी एक घड़ी में जो घंटाघर में जो घड़ी लगी हुई है, वो लोलक की तरह जो हिलती उधर है, वो वाली गति। एक नियत बिंदु पर टिकी हुई है। एक झूला
एक दो बिंदुओं के बीच में निश्चित बिंदु पर टिका हुआ है और वह झूला इधर से उधर या फिर ऊपर नीचे घूमता है, तो इस प्रकार की गति कंपनीय गति होगी, यानी दोलनीय गति होगी। यह कौन सा आंसर रहेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी रहेगा, कंपनीय गति यानी दोलनीय गति। सरल लोलक गति या फिर घूमता हुआ झूला इसी प्रकार के उदाहरण है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो हर किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ढंग से ध्यान लगाना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को डॉट 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 कहते हैं, अर्थात वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं दोस्तों? त्वरण कहेंगे, चाल कहेंगे, विस्थापन, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए दोस्तों मित्रों क्या कहेंगे उसे? वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर क्या कहेंगे? त्वरण, चाल, विस्थापन, या इनमें से कोई नहीं? आप हमें कमेंट करके बताइए कि कौन सा आंसर रहेगा। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे? त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे? त्वरण। क्योंकि त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा समय। क्या होता है? वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटा समय बराबर क्या होता है? त्वरण। बराबर क्या होता है? त्वरण। त्वरण किसे कहेंगे? वेग में परिवर्तन बटा समय, अर्थात वेग में परिवर्तन की दर को, दर बोली तो समय, क्या कहेंगे? त्वरण कहेंगे, वेग परिवर्तन बटा समय। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर रहेगा ए। कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन नंबर रहेगा ए। यहाँ पर हर किसी की बातें में आएगी, चाल किसे कहते हैं, विस्थापन किसे कहेंगे, विस्थापन भी आएगा। आने वाला क्वेश्चन लगभग विस्थापन का ही है। देखें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है समझिए। विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या? विस्थापन परिवर्तन की दर को डॉट डॉट कहते हैं। विस्थापन एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण, चाल, वेग या दूरी? तो बताइए दोस्तों क्या कहेंगे उसे? विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण, चाल, वेग, या फिर इनमें से कोई नहीं? विस्थापन परिवर्तन की दर को लेंगे वेग। क्या कहेंगे दोस्तों? वेग कहेंगे उसे, क्योंकि वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन परिवर्तन, विस्थापन परिवर्तन यानी विस्थापन में परिवर्तन बटा समय। विस्थापन में परिवर्तन बटा समय बराबर क्या हो जाता है? एस या डी। क्योंकि कभी कभी विस्थापन को एस से दर्शाया जाता है तो कभी डी से दर्शाया जाता है, तो इसीलिए एस या डी बराबर आ जाएगा विस्थापन परिवर्तन बटा समय। इसके अनुपात को क्या कहेंगे? वेग कहते हैं। क्या कहेंगे? वेग, यानी शॉर्टकट तरीका कह सकते हो, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, अर्थात वेग बराबर v, यहाँ आएगा v बराबर, बोले तो v वेलोसिटी बोलते हैं ना वेग को, v बराबर विस्थापन परिवर्तन बटा समय। मैं यहाँ पर बात करूँ ना विस्थापन की, तो विस्थापन का प्रतीक होता है s या फिर d, s या फिर d। क्या कहेंगे? s या फिर d। तो फिर बताइए, आप कमेंट करके बताइए कि विस्थापन किसे कहेंगे? विस्थापन भी एक स्थान से यानी दो स्थानों के बीच की एक न्यूनतम दूरी होती है। यहाँ से अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे? विस्थापन। और विस्थापन क्या क्या होता है? विस्थापन धनात्मक भी होता है। क्या कहेंगे? विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और क्या होता है? शून्य। विस्थापन तीनों प्रकार का होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन नंबर 5 आप ढंग से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 कह रहा है वेग, इंग्लिश में बोले तो वेलोसिटी, एक डॉट 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 है। यानी वेग किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि, अदिश राशि, ए तथा बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए वेग किस प्रकार की राशि है। अब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि वेग किस प्रकार की राशि है। तो बताइए वेग किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि, अदिश राशि या फिर ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो वेग पता होता आपको एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो आप बताइए सदिश राशियाँ किसे कहते हैं? वे राशियाँ जिनमें परिमाण व दिशा दोनों होती है। वे राशियाँ जिनमें परिमाण व दिशा दोनों होती है सदिश राशियाँ कहलाती है। क्या कह रहा हूँ मैं? वे राशियाँ जिनमें परिमाण व दिशा दोनों होती है सदिश राशियाँ कहलाती है। और जिसमें केवल और केवल परिमाण ही होता है, दिशा नहीं होती, उसे बोलेंगे अदिश राशियाँ। उसे क्या बोलेंगे? अदिश राशियाँ। जिसमें केवल परिमाण ही होता है, दिशा नहीं होती, लेकिन जिसमें दोनों होता है उसे बोलेंगे सदिश। तो यहाँ वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? किसी वस्तु का समवेग यानी मोमेंटम बोलते हैं इंग्लिश में, उसके द्रव्यमान बोले तो मास तथा डॉट 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 के गुणनफल के बराबर होता है। यानी किसी वस्तु का समवेग उसके द्रव्यमान तथा किसके गुणनफल के बराबर होता है? बताइए समवेग। यहाँ कौन सा आंसर रहेगा दोस्तों? त्वरण, बल, वेग या फिर आवेग? अगर जो बंदा समवेग की परिभाषा जानता है वो उसमें से बता सकता है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि कौन सा आंसर रहेगा। किसी वस्तु का समवेग उसके द्रव्यमान यानी मास तथा डॉट डॉट के गुणनफल के बराबर होता है। त्वरण, बल, वेग या आवेग? तो बताइए कौन सा आंसर सही रहेगा? ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसमें सी, क्योंकि पी समवेग का प्रतीक क्या है? पी। पी बराबर होता है एम इंटू वी। पी बराबर क्या होता है? एम इंटू वी। पी प्रतीक है इसका समवेग का। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलते हो आप? समवेग, मोमेंटम बोलते हो। तो यहाँ आंसर रहेगा वेग, यानी पी बराबर एम वी। तो यहाँ दोस्तों ये क्वेश्चन, ये सूत्र भी याद रख लेना कि समवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग के गुणनफल को समवेग कहते हैं। यानी P बराबर एम वी। P क्या है? समवेग। प्रतीक इसका एम मानी है द्रव्यमान और वी मानी क्या है? वेग। वी मानी क्या है दोस्तों? वेग। तो चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर है 7। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? सूर्य बोले तो सन के चारों ओर पृथ्वी की गति होती है। जो सूर्य है उसके चारों ओर जो पृथ्वी गति करती है वह किस प्रकार की गति है? दोलनीय गति, वर्तीय गति, एक समान गति या रेखीय गति? तो बताइए किस प्रकार की गति होगी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति? आप सभी को पता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। और सबसे पहले ये बात कोपरनिकस ने बताई थी। किसने बताई थी? कोपरनिकस ने, कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। ये बात सबसे पहले कोपरनिकस ने बताई थी। तो बताओ पृथ्वी जो सूर्य की गति करती है वो किस प्रकार की गति करती है? दोलनीय गति, वर्तीय गति, एक समान गति या रेखीय गति? तो बताइए किस प्रकार की गति रहेगी इसमें? इसमें आंसर रहेगी वर्तीय गति।
क्या बोलते हैं उसे? वर्तीय गति। वर्तीय गति को और क्या नाम बोलते हैं? घूर्णन गति। क्या बोलते हैं? घूर्णन गति। क्या कहते हैं? घूर्णन गति। किसको? वर्तीय गति को। वर्तीय गति का अन्य क्या नाम है? घूर्णन गति। घूर्णन गति बोल दो या वर्तीय गति बोल दो, दोनों बातें एक ही है। तो सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी की गति है वर्तीय गति है, यानी घूर्णन गति है। तो दोस्तों मैंने दोलनीय गति तो समझा ही दिया, जिसे कंपनी गति बोलते हैं। सरल लोलक की गति, झूलता घूमता हुआ झूला, ये सभी सरल लोलक में गति में आते थे, दोलनीय गति में आते थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। गति यानी मोशन बोलते हैं गति को। क्या बोलते हैं? मोशन। गति इंग्लिश में बोले तो मोशन का प्रथम समीकरण है, यानी गति का प्रथम समीकरण कौन सा है? जो न्यूटन ने 3 गति के समीकरण दिए थे उनमें प्रथम समीकरण कौन सा है? v बराबर u प्लस ए टी, या b बराबर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, या फिर सी ऑप्शन है s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए गति का प्रथम समीकरण कौन सा रहेगा दोस्तों? आप बताइए कमेंट करके कि गति का प्रथम समीकरण कौन सा है। यहाँ गति का प्रथम समीकरण होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए रहेगा गति का प्रथम समीकरण में। v बराबर क्या है? अंतिम वेग। u बराबर क्या है? प्रारंभिक वेग। a मानी क्या है? त्वरण। और t मानी क्या है? समय। v बराबर है अंतिम वेग, u मानी है प्रारंभिक वेग, a मानी है त्वरण, और t मानी क्या है? समय। यहाँ पर ये तो वही ऐसे कैसे है, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, a मानी त्वरण, s मानी है यहाँ पर दूरी। क्या है? s मानी दूरी। तो चलिए दोस्तों गति के जो 3 समीकरण थे उसमें पहला समीकरण आता है ये समीकरण कौन सा है? ये समीकरण नंबर 2 गति का दूसरा समीकरण है ये, और ये है गति का तीसरा समीकरण। कौन सा है? गति का तीसरा समीकरण। पहला समीकरण ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है। तो गति ने न्यूटन ने गति के 3 समीकरण दिए थे, तीनों मैंने आपके सामने रख दिए हैं। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो किस प्रकार लग रहा है आपको? अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो कसम से वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, और हमारे चैनल पर नए आए हो या पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पल पल मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपके सामने। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्या दोस्तों? क्वेश्चन नंबर है 9। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पर। क्या? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। किसी पिंड का भार अधिकतम, यानी इंग्लिश में बोले तो मैक्सिमम होता है। जो किसी पिंड का है वो भार यानी वजन, वेट, वो अधिकतम कहाँ पर होता है? ये ऐसे कहना चाहता है कि किसी भी पिंड का है ना अधिकतम भार, अधिकतम वजन, अधिकतम वेट कहाँ पर होता है? चंद्रमा पर, पृथ्वी के ध्रुवों पर, पृथ्वी के भूमध्य पर, या पृथ्वी के केंद्र पर? तो बताइए दोस्तों कहाँ पर एक भार का मान अधिकतम होगा? एक भार का मान अधिकतम होगा। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन रहेगा कि किसी भी पिंड का भार यानी वेट, वजन अधिकतम कहाँ पर होगा? क्या चंद्रमा पर होगा, या पृथ्वी के ध्रुव पर होगा, या पृथ्वी के भूमध्य पर होगा, या पृथ्वी के केंद्र पर होगा? बताइए दोस्तों कहाँ पर होगा? किसी पिंड का अधिकतम भार पृथ्वी के ध्रुवों पर होगा दोस्तों। पृथ्वी के ध्रुवों पर भार का मान अधिकतम होता है। भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। न्यूनतम बोले तो मध्यम होता है। मध्यम बोल दो या न्यूनतम बोल दो। पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर और पृथ्वी के केंद्र पर भार का मान क्या होता है? भार का मान होता है 0। क्या होता है? 0।
पृथ्वी के केंद्र पर भार का मान क्या होता है, इस वजन का मान क्या होता है, 0। पृथ्वी के ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। पृथ्वी के भूमध्य पर न्यूनतम होता है यानी मध्यम होता है भार का मान। और पृथ्वी के केंद्र पर भार का मान 0 होता है। क्या होता है, 0। तो मैंने तीनों टॉपिक क्लियर कर दिए हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप वीडियो को ढंग से और अंतिम तक देखते रहिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें लाजवाब क्वेश्चन डाले गए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, न्यूटन की गति का प्रथम नियम में से किसे परिभाषित करता है। जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है वो किसे परिभाषित करता है, ऊर्जा को, बल को, कार्य या शक्ति को। जो न्यूटन गति का प्रथम नियम है वो इस निम्न में से किसे परिभाषित करता है, ऊर्जा को, बल को, कार्य या फिर शक्ति। किसे परिभाषित करेगा न्यूटन गति का प्रथम नियम, बताइए दोस्तों। न्यूटन गति का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है। यहाँ ऑप्शन में से ऑप्शन रहेगा बी, बल को। न्यूटन गति का प्रथम नियम जिसे आप जड़त्व का नियम भी कहते हो, जड़त्व का नियम बोल दो या फिर बोल दो गैलीलियो का नियम भी। क्या, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं उसे। न्यूटन गति का प्रथम नियम जिसे जो बल को परिभाषित करता है, जड़त्व का नियम भी कहते हैं इसे या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। न्यूटन गति का प्रथम नियम क्या कहता है कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। क्या, जब तक उस पर कोई बाह्य बल, बाहर का बल कार्य नहीं करे। दोस्तों ये नियम न्यूटन का प्रथम नियम था कि कोई कार तब तक चलती रहती है जब तक उस पर कोई ब्रेक नहीं लगाया जाए, या कोई वस्तु स्थिर है तो जब तक स्थिर रहेगी जब तक कोई वस्तु उसको कोई व्यक्ति उठा के या किसी माध्यम के द्वारा वह खिसक नहीं जाए। तो चलिए दोस्तों मैंने क्वेश्चन नंबर 10 समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, त्वरण के कारण गुरुत्वाकर्षण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में है जिसे जी से दर्शाया जाता है। जी का मान बताइए। त्वरण के कारण गुरुत्वाकर्षण, हाँ बिल्कुल, मीटर प्रति सेकंड में है जिसे जी से दर्शाया जाता है। जी का मान बताइए। जी का मान क्या होता है एमकेएस पद्धति में। क्या 90.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 98.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या 98 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जी का मान बताइए दोस्तों। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, आप ढंग से देखिए और हमें जी का मान बताइए कि जी का मान क्या होगा। या ऑप्शन नंबर ए रहेगा या बी या फिर सी या फिर डी, बताइए कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें दोस्तों। ऑप्शन नंबर रहेगा, बताइए आप मुझे। यहाँ ऑप्शन नंबर रहेगा डी, 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ये क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है दोस्तों। ये जो जी का मान होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, ये 9.81 हाँ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। क्या, क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 12 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। किसी वस्तु की चाल हो सकती है, कोई भी वस्तु है उसकी चाल हो सकती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या ए तथा सी दोनों। भाई कोई भी वस्तु की चाल धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या ए और सी दोनों, या तो धनात्मक या फिर शून्य। बताइए कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें से। किसी वस्तु की चाल हो सकती है, देखो किसी वस्तु की चाल धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती,
हाँ, शून्य हो सकती है, जहाँ से शुरू हुआ था वहीं आके रुक सकता है। ए और सी, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्या किसी भी वस्तु की चाल धनात्मक शून्य दो प्रकार से होती है। हाँ, अगर मैं विस्थापन की बात करता तो विस्थापन में धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों प्रकार की होती हैं। क्या तीनों प्रकार की होती है। हाँ, अगर मैं दूरी की बात करूं तो दूरी भी दो ही प्रकार की होती है, धनात्मक और शून्य, ऋणात्मक नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों, मैंने अलग से टॉपिक क्लियर करते जा रहा हूँ, अलग से आपका डाउट क्लियर करते जा रहा हूँ कि किस प्रकार से और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चाल बराबर पता है आपको दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? दूरी बटा समय होता है। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना। बस उसी के अनुसार ये सूत्र फार्मूला और ये सब चीज़ें निकल के आती है दोस्तों। भाई आप सभी को पता है कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल। भाई दूरी बराबर तो चाल इंटू समय होता है, और चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, न्यूटन के अनुसार प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन के किस नियम की ओर संकेत कर रहा है? न्यूटन ने 3 नियम दिए थे ना, तो उसमें कह रहा है कि प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन के किस नियम को संकेत करता है? प्रथम की ओर, द्वितीय की ओर, तृतीय या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा नियम है उसका? कि प्रत्येक वस्तु के विपरीत और बराबर उसके प्रतिक्रिया होती है, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं। क्या? जिसे क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी बोलते हैं। कौन सा नियम है वो नियम है नियम नंबर 3, तृतीय नियम, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया के नियम भी कहते हैं। जब आप किसी तालाब में नहाते हो तो आप पानी को आगे की ओर, यानी आप पानी को पीछे की ओर दोनों हाथों से खिसकाते हो और पानी आपको आगे की ओर ले जाता है। ये सभी किसके उदाहरण हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का उदाहरण है। जब एक बंदूक की गोली भी आप किसी के छोड़ते हो या कहीं छोड़ते हो तो बंदूक आपको पीछे की ओर धक्का देती है और बंदूक की गोली आगे जाती है। इस प्रकार का उदाहरण भी न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण है। तो दोस्तों ये सभी उदाहरण तृतीय नियम में आते हैं, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम प्रदर्शित करता है। कह रहे हैं न्यूटन का जो गति है विषयक द्वितीय नियम, जिसे विषयक द्वितीय नियम भी कहते हैं, प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? जहाँ m बराबर द्रव्यमान है, a बराबर त्वरण है और f बराबर बल है। तो बताइए ये जो दूसरा नियम है ना, जिसे विषयक द्वितीय नियम भी कहते हैं, उसके अनुसार कौन सा सूत्र, कौन सा फार्मूला बनता है? उसके अनुसार कौन सा सूत्र और कौन सा फार्मूला बनता है? आप हमें कमेंट करके बताइए। क्या f बराबर ma बनता है, या f बराबर m बटे a बनता है, या f बराबर a बटा m बनता है, या f बराबर m प्लस a बनता है? बताइए। यहाँ न्यूटन के तीनों नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है और गति के तीनों सूत्र थे जिन्होंने दिया था, न्यूटन ने दिया था, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा न्यूटन गति का द्वितीय नियम में? यहाँ ऑप्शन नंबर रहेगा ए। कौन सा ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन नंबर रहेगा ए, f बराबर ma। f मानी होता है बल, m मानी होता है द्रव्यमान और a मानी क्या होता है? त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। ये न्यूटन का दूसरा नियम का सूत्र है। हाँ, जो न्यूटन ने 3 नियम दिए थे ना, उसके दूसरा सूत्र है ये, f बराबर ma। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 15। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। देखिए, किसी वस्तु की अधिकतम चाल, इंग्लिश में बोले तो मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है? कोई भी वस्तु है उसकी अधिकतम चाल कितनी हो सकती है? कोई भी वस्तु है उसकी अधिकतम चाल यानी मैक्सिमम चाल कितनी हो सकती है?
अनंत 10 मीटर प्रति सेकंड, 4 इंटू 10 मीटर सेकंड, या 3 इंटू 10 मीटर प्रति सेकंड। बताइए कौन सा ऑप्शन रहेगा किसी भी वस्तु की अधिकतम चाल। तो बताइए यहाँ पर किसी भी वस्तु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है। कोई भी वस्तु की चाल, अधिकतम चाल प्रकाश की चाल के बराबर 3 इंटू 10 मीटर प्रति सेकंड होती है। 3 इंटू 10 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर फोकस करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16, एकांक समय में तय की गई दूरी ... कहलाती है। एकांक समय है और उसमें तय की गई दूरी क्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी बताओ। तो दोस्तों आप अभी मैंने आपको ऊपर बताया ही था कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है ना। तो समय क्या हो रहा है, एकांक समय में चली गई दूरी, एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है, चाल। क्या कहलाती है, चाल कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है, चाल। एकांक समय में तय की गई दूरी या चली गई दूरी क्या कहलाएगी, चाल। क्योंकि चाल बराबर मैंने समझाया था दूरी बटा समय होता है। तो उसी के अनुसार ये फार्मूला, ये परिभाषा निकल कर आ रही है। दोस्तों मैंने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, इसमें एक से बढ़ के एक क्वेश्चन लिया है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17, जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। क्या कह रहा है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को वस्तु की ... कहते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। इसमें क्वेश्चन नंबर 16 में एकांक समय में तय की गई दूरी, एकांक समय में तय की गई दूरी तो गति कहलाएगी दोस्तों। क्या कहलाएगी, गति, मोशन। उसे तो मोशन बोलते हैं, मोशन, गति कहते हैं एकांक समय में। क्योंकि समय के साथ क्या हो रहा है, दूरी में परिवर्तन हो रहा है। अगर समय के साथ दूरी में परिवर्तन हो रहा है तो उसे गति कहेंगे। उसके बाद देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को वस्तु की ... क्या कहते हैं। इसमें कहेंगे दोस्तों चाल। क्या कहेंगे, इसमें चाल कहेंगे। कि किसी भी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी, क्या एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को क्या कहेंगे, वस्तु की चाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर रहेगा दोस्तों यहाँ पर बी। कौन सा ऑप्शन रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार तरीके से अनेक क्वेश्चन समझाए हैं। अगर दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों के पास भेजें ताकि वो भी इस वीडियो का, इस टॉपिक का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों फिर मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम साहब।